इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे जिन्हें समंदर ने निगल लिया। बहरहाल ये सिलसिला तो अज़ल से जारी है और अब तक जारी रहेगा। तो प्रोफेसर, मैंने समंदर की तह में मदफून शहरों के खंडरात देखे, पुरानी बस्तियों के आसार देखे और ना जाने क्या क्या देखा। मैं देखता रहा और बहता रहा। कभी कभी मेरा जी चाहता तो मैं समंदर के मौजों पर तैरना शुरू कर देता और कभी खुद को बहाव के साथ मौजों के हवाले कर देता। मैंने बेशुमार जहाज़ों और किश्तियों को समंदर के सीने पर से गुजरते देखा। अक्सर मैं साहिलों के करीब से गुजरा। मैंने दूर से इंसानी जिंदगी की गहमा गहमी का मुशाहिदा किया। बंदरगाहों का मखसूस अंदाज, जहाज़ों के लंगर, सामान उतारने और चढ़ाने वाली छोटी बड़ी किश्तियाँ, मुसाफिरों के हजूम और ना जाने क्या क्या। लेकिन मैं किसी भी बस्ती के पास नहीं गया और ना किसी बंदरगाह में दाखिल हुआ, बल्कि थोड़ी देर दूर से इनका नज़ारा करने के बाद फिर मौजों के साथ अटकलियां करता हुआ अपने सफर पर रवाना हो गया। बहुत लंबा अरसा गुजर गया, शायद 10 साल, शायद 20 साल या शायद 50 साल। मैं बता नहीं सकता प्रोफेसर, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि समंदर में बहने वाले जहाज ज्यादा बेहतर हो गए थे। इनके रंगो रोगन में तब्दीली आ गई थी। इनकी आराइश और ज़ेबाइश में भी जिद्दतें नजर आती थी। बंदरगाहों में कोई खास तब्दीली नजर नहीं आती थी, सिवाय इसके कि इनकी रौनकों में इजाफा हो गया था। मैं यूरोप और एशिया को बहुत पीछे छोड़ आया था और मेरा अंदाजा था कि मैं अफ्रीका के मशरकी साहिल से भी गुजरकर गालबन मगरबी साहिल के आस पास कहीं मौजूद हूँ। इंसानों के मेल जोल और इनके साथ मजलिस आराई को एक लंबी मुद्दत गुजर गई थी। मैं अब एक बार फिर इंसानी दुनिया में वापस जाना चाहता था। मैं फिर किसी तोगराश या गबोदा की जरूरत महसूस कर रहा था। मैंने इधर उधर नजर उड़ाई, दूर दूर तक साहिल के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। फिर मैंने यूं ही एक तरफ रुख करके तैरना शुरू कर दिया। कई दिन तक मतवातर में उसी समत में तैरता रहा, यहां तक कि एक दिन मुझे बहुत दूर फिजा में छोटे छोटे नुक्ते हरकत करते दिखाई दिए। मैं समझ गया कि अब मैं साहिल से बहुत दूर नहीं हूं और ये मुतहर्रिक नुक्ते आबी परिंदे हैं जो फिजा में परवास कर रहे हैं। मैं और ज्यादा तेज रफ्तारी से उसी समत में तैरने लगा। कई घंटे तैरते रहने के बाद जमर्दी रंग की एक लकीर मुझे नजर आने लगी। मिक्सर सब्जो शादाब साहिल की तरफ बढ़ रहा था। वाकई ये बेहद सरसब्जो शादाब साहिल था। सतह समंदर से काफी बुलंदी पर टीलों और पहाड़ियों का एक तवील सिलसिला था जो बेहद घने और सरसब्ज दरख्तों और तरह तरह की झाड़ियों से ढका हुआ था। सूरज अपनी पूरी शिद्दत के साथ चमक रहा था और फिजा बेहद गर्म थी। मैंने यूरोप या एशिया के किसी भी मुल्क में इस कदर शदीद गर्मी महसूस नहीं की थी। मैंने पानी से निकलकर एक नीची सी चट्टान पर कदम रखा। एक लंबी मुद्दत के बाद मेरे बदन ने जमीन छुई थी, इसलिए मुझे अजीब सा एहसास हुआ। मैं चट्टानों पर कदम रखता हुआ और ऊपर चढ़ता चला गया। मेरे जिस्म पर जाहिर है कोई लिबास नहीं था और रुपहली तेज धूप में मेरा सुनहरा बदन सोने से तराशे हुए किसी ऐसे बुत के मानी चमक रहा था जैसे खूब अच्छी तरह धोकर इस पर पालिश कर दी गई हो। मैंने एक नजर अपने जिस्म पर डाली और फिर इस मंजर के शहर में खो गया जो मेरे सामने मौजूद था। दरख्तों और सब्जे की एक तरफ इस कदर फरावानी थी कि जमीन नजर ही नहीं आ रही थी। हजारहा इकसाम के फूल जगह जगह खिले हुए थे जिन पर पंखों के बराबर जिसामत की रंगारंग तितलियां मंडला रही थी। अजीबोगरीब परिंदों की चहकार से सारा जंगल गूंज रहा था। हर तरफ जिंदगी का एहसास मौजूद था। फिजा जैसे सांस लेती हुई महसूस हो रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता और होशियारी के साथ कदम उठाता हुआ आगे बढ़ रहा था कि अचानक मेरी नजर एक दरख्त की नीची सी शाख पर पड़ी और फिर मेरी नजरें वहीं गड़ी की गड़ी रह गईं। कोयले की तरह स्याह फाम एक औरत इस शाख पर बैठी हुई कुछ खा रही थी। मैंने गौर से देखा, एक स्याह फाम इंसानी हाथ था जिसकी कोहनी तक का गोश्त वो उधेड़ कर खा चुकी थी और अब कलाई में से बोटियां नोच रही थी। खून इस औरत की बाजों से टपक टपक कर गिर रहा था। एन उसी वक्त उस औरत ने भी मुझे देख लिया और चंद लम्हों के लिए वो तस्वीर हैरत बनकर रह गई। फिर वो अपने हल्क की पूरी कुव्वत से चिल्लाई, डम्बाला, और दरख्त से कूद कर मेरी तरफ तेजी से भागी। मैं आदमखोरों की बस्ती में आ गया था और स्याह अफ्रीका में इस स्याह सफर का आगाज हो चुका था। स्याह फाम हसीना के इस अचानक हमले के लिए मैं तैयार नहीं था, इसलिए मैंने अपने आप को गिरने से रोका।
इस नौजवान औरत का जिस्म पथरीली चट्टान की तरह सख्त था। खते अस्तवा पर चमकने वाले सूरज की तेज और तुंद शुआओं ने इसके जिस्म को कोयले की तरह स्याह और चमकदार बना दिया था। मैं इसके जिस्म को दिलचस्पी से देखने लगा। बात ये थी प्रोफेसर कि मैंने इससे पहले स्याहफाम नहीं देखे थे, लेकिन जो देखे थे वो गुलामों और कनीजों की शक्ल में थे। मैंने यूरोप और इसके बहुत से मुल्कों में स्याहफाम मर्दों और औरतों को देखा और उनसे मेरा साबका भी पड़ा था, लेकिन बर आज़म अफ्रीका में मेरे कदम पहली बार आए थे। इस धूप से झुलसे हुए बर आज़म की स्याह तारीख बस्तियों में यह मेरा पहला सफर था और मैं पहली बार यहाँ के आज़ाद इंसानों से इनकी ज़मीन पर, इनके इलाके में आज़ादी की फिजा में मिल रहा था। इसरार व अजाबात की सरजमीन मेरे कदमों के नीचे थी। कुदरत के खजानों की फरावानियाँ मेरे चारों तरफ फैली हुई थी और एक अफ्रीकी हसीना मेरे जिस्म से लिपट रही थी। अभी कुछ देर पहले इंसानी गोश्त मज़े ले लेकर खा रही थी। उसने मुझसे लिपटे लिपटे एक अदाए दिलरुबाई के साथ मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा और बोली, तुम डम्बाला हो ना? वो एक कदीम अफ्रीकी जुबान बोल रही थी जो इस जंगल में छुपे एक मुख्तसर से कबीले की जुबान थी। तुम चाहो तो मुझे डम्बाला कह सकती हो। मैंने मुस्कुराते हुए उसी की जुबान में जवाब दिया। ओह, वो खुशी से बेकाबू हो गई और उसने अजीब सी आवाजें हल्क से निकाली। ये शायद उन लोगों का इजहार मुसरत का कोई तरीका था। तुम यकीनन डम्बाला हो, इसमें कोई शुबा ही नहीं कि तुम डम्बाला नहीं हो। तुम हम लोगों की जुबान बोल सकते हो। डम्बाला डम्बाला। वो फरते मुसरत से बेकाबू होकर एक बार फिर मुझसे निपट गई। क्या तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि डम्बाला कौन है? कितनी अजीब बात कर रहे हो, उसने हैरत से कहा। तुम खुद डम्बाला और मुझसे पूछ रहे हो कि डम्बाला कौन है? हाँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि डम्बाला कौन है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि तुम डम्बाला के बारे में क्या कुछ जानती हो। मैं इसके बारे में सब कुछ जानती हूँ, उसने जोशीले लहजा में जवाब दिया। मैं ये भी जानती हूँ कि डम्बाला समंदरों का देवता है। वो पानी में रहता है और पानी ही उसकी जिंदगी है। हर 100 बरस के बाद वो नमूदार होता है। उसका जिस्म चांद की किरणों का बना हुआ है और उसके बाल चांदनी के लच्छे में बुने हुए हैं। उसकी यही पहचान है। हम सब लोगों को यही कुछ बताया गया है। वो सुबक है और उसका बदन हुस्नो जमाल का पैकर है। आज से ठीक 100 साल पहले डम्बाला समंदर से नमूदार हुआ था और उसने एक लंबी मुद्दत तक इस बस्ती में कायम किया था। उसने अपनी ताकत से इस बस्ती की हर नौजवान और जवान औरत को बहरावर किया था और इस बात को 100 साल गुजर चुके हैं और अब डम्बाला का नमूदार होना चाहिए और मैं डम्बाला के इंतजार में थी। अजीम नरास ने यह भी बिशारत दी थी कि डम्बाला से मिलने वाली पहली औरत मैं हूँगी। मैं ही सबसे पहले उसे देखूंगी। अजीम नरास की सारी बातें सही साबित हो रही हैं। अजीम नरास ये भी कहती है कि इस बार भी डम्बाला एक मुद्दत तक बस्ती में कयाम करेगा। वो नारों को कुश्ती में शिकस्त देगा। अब तुम आ गए हो डम्बाला और तुमने नरास की बातों को सच साबित कर दिखाया है। अजीम नरास कौन है? मैंने पूछा। तुम तो अजीम नरास के बारे में जरूर जानते होगे। अगर नहीं जानते तो मैं बताती हूँ। वो हमारी बस्ती की सबसे बड़ी जादू करनी है। उसकी दोस्ती मर्दों की रूहों से है और वो इन रूहों से भी मिलती रहती है जो अभी दुनिया में नहीं आई। अजीम नराज सब कुछ जानती है। उसका इल्म बहुत वसी है। जब ये रूहें हमें सताती हैं और हम में से कोई बीमार पड़ जाता है और किसी मुश्किल का शिकार हो जाता है तो अजीम नराज ही हमारी मदद करने को आती है। उसको रूहों को जगाने के लिए सारे मंत्र आते हैं और नेक रूहों की मदद हासिल करती है। अजीम नराज की उम्र 200 साल से भी ज्यादा है। खुद नराज का कहना है कि वो 2 मरतबा डम्बाला को अपनी आंखों से देख चुकी है। अब वो तीसरी मरतबा देखेगी। और ये नारो कौन है? मैंने पूछा। नारो हमारी बस्ती की सरदार और यहाँ की सबसे बड़ी पहलवान है। उसका घर पत्थरों का बना हुआ है। इसमें भैंसों और हाथियों की सी ताकत है। उसका जिस्म पत्थरों का बना हुआ है। इसमें भैंसों और हाथियों की सी ताकत है। कोई उसे शिकस्त नहीं दे सकता। वो जंगली सुअर जैसे खतरनाक जानवर से मुकाबला कर सकती है। कई बार उसने अकेले ही रीछों से लड़ाइयां की। सारा कबीला उसकी ताकत को लोहा मानता है। आज तक कोई उस पर गलबा नहीं पा सका। उसे तीर कमान चलाना बहुत अच्छी तरह आता है। उसका निशाना कभी खता नहीं हुआ। वो हमेशा सबसे ज्यादा शिकार मार कर लाती है। तुम लोग किस तरह शिकार करते हो? मैंने उससे पूछा। लो, ये भी कोई पूछने की बात है? उसने हंसते हुए कहा। शिकार तीर कमान से किया जाता है, लकड़ियों रहड़ियों के औजारों से भी किया जाता है, फंदे लगा कर भी। और किस तरह? मैं समझ गया प्रोफेसर कि इस कबीले का ताल्लुक पत्थर के जमाने से है और अभी तक लोहे और दीगर धातुओं के इस्तेमाल से ये वाकिफ नहीं है। मैंने पहली बार अपने गिरदोपेश पर नजर डाली और जो मंजर मैंने देखा उसे देखकर मैं सख्त हैरान हुआ। हमारे चारों तरफ स्याफाम और मुसल्लाह एक गिरोह था। वो तादाद में कम से कम 50-60 होंगे। इन सब के हाथों में तीर कमान थे, लेकिन इन्होंने तीर कमानों में जोड़े हुए नहीं थे।
जिससे इस बात का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता था कि इनके अज़ाइम जारहाना नहीं है। इनमें से कुछ बच्चे भी थे, कम सिन लड़कियां भी थीं, जवान औरतें भी थीं और अधेड़ उम्र भी। अलबत्ता बूढ़ी औरत इनमें कोई नजर नहीं आती थी। दूसरी अजीब बात मैंने ये महसूस की कि इस सारे मजमा में मुझे कोई मर्द नजर नहीं आया, हर तरफ औरतें ही औरतें थीं। अलबत्ता 10-12 साल के चंद एक लड़के जरूर नजर आ रहे थे। औरतें बहुत खुश दिखाई दे रही थीं और इनके कोयले जैसे स्याह चेहरों पर इनके खिले हुए सफेद सफेद दांत एक अजीबो गरीब मंजर पेश कर रहे थे। लेकिन लड़कों के चेहरों पर मैंने खुशी और मुसरत की रमक नहीं देखी। वो अफसुर्दा और घबराए घबराए नजर आ रहे थे। डम्बाला, अचानक इस स्याह फाम हसीना ने जो मेरे पहलू में खड़ी हुई थी तमाम औरतों को देखकर एक नारा मस्ताना बुलंद किया। इसके साथ ही इन सारी औरतों ने जो तीर कमान से लैस खड़ी थी एक आवाज होकर नारा बुलंद किया, डम्बाला। ये दहशतनाक नारा इस कदर ऊंची आवाज में बुलंद किया गया कि आसपास के सैकड़ों दरख्तों पर बैठे हुए हजारों परिंदे घबरा कर अपने अपने ठिकानों से निकल आए और फड़फड़ा कर उड़ने लगे। कई खरगोश इधर उधर की झाड़ियों से निकल कर भागे और बाज दूसरे अजीबुल खलकत जानवर भी तेजी से दौड़ते हुए नजर आए। इन तमाम से अफाम औरतों ने मेरे गिर्द अपना हल्का तंग करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो सब की सब मेरे बिल्कुल करीब आ गई। हर औरत मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी और इस जिद्दोजहद में उनमें से जैसे बाकायदा मुकाबला हो रहा था। इस धींगा मुश्ती में बहुत सी औरतें मेरे पास बिल्कुल पास आ गईं और इन्होंने अपने ठोस और पथरीले हाथों से मेरे जिस्म को छू छू कर देखना शुरू कर दिया, गोया मेरे वजूद के मादी होने का यकीन हासिल कर सके। वो मेरे जिस्म को अपनी उंगलियों और हथेलियों से दबा दबा कर देख रही थी, इस पर हाथ फेर रही थी और किसी किसी वक्त कोई औरत चुटकी भी ले लेती थी। मैं इस अजीबो गरीब सूरत हाल से दिल ही दिल में महजूज हो रहा था, लेकिन जाहिर ऐसा कर रहा था गोया मैं इससे सख्त परेशान हूँ। तुम सब लोग पीछे हट जाओ, यकायक एक अधेड़ उम्र की औरत ने, जो शक्ल सूरत से खासी बुर्दबार और संजीदा नजर आती थी, सारी औरतों को हुक्म दिया। उसके हुक्म की फौरन तामील की गई। तमाम औरतें मुझसे अलग हट गईं, वो भी जो मुझे छू चुकी थी और वो जो मुझे छूने की तमन्ना में आगे बढ़ने की कोशिश में लगी हुई थी। मैं अजीम नराज की नायब होने की हैसियत से तुम्हें मुबारकबाद देती हूँ शंबा, अधेड़ उम्र की औरत ने इस हसीना से मुखातिब होकर कहा जो कुछ देर पहले मुझसे मिली थी। अजीम नराज की पेशगोई सच साबित हुई। डम्बाला की नज़र सबसे पहले तुम पर पड़ी और तुम बस्ती की वो पहली औरत हो जिसे डम्बाला का कुर्बा हासिल हुआ। निराश अजीम है, निराश बेशक अजीम है। शंबाला ने जवाब दिया, निराश बेशक अजीम है। उसने अपने अल्फाज दोहराए, निराश अजीम है। औरतों के मजमा में से आवाज़ें बुलंद हुई और निराश के नायब दहल भी अजीम है। एक आवाज़ बुलंद हुई, दहल भी अजीम है, दहल भी अजीम है। मजमा में से आवाज़ें बुलंद होने लगी, गोया इसे आफाम हसीना का नाम शंबाला और निराश के नायब उस अधेड़ उम्र औरत का नाम दहल था। बड़े अजीबो गरीब नाम थे, लेकिन जाहिर है प्रोफेसर मेरे लिए इसमें भला क्या नई बात थी। मेरे कान तो हर तरह की अजीबो गरीब और नामानूस आवाज़ों और नामों के आदी थे। सारी दुनिया मेरा घर थी और सारी ज़मीन मेरे कदमों के नीचे थी। चलो डम्बाला को लेकर बस्ती में चलो, दहल ने कहा। निराज को इसकी आमद की खबर मिल चुकी है और वो इसकी आमद के मुंतजिर है। इसे अपनी पेशन गोई पूरी होती हुई देखकर बेइंतहा खुशी है। चलो, और मैं सियाफाम औरतों के जलूस के दरमियान बस्ती की तरफ रवाना हो गया। मुझे इस बात का बाखूबी एहसास था कि इन औरतों में बेहूदगी, बदतहजीबी या नाशाइस्तगी को कोई दखल नहीं है। थोड़ी देर तक चलने के बाद बस्ती के आसार नमूदार होने लगे। बस्ती क्या थी? छोटे छोटे और गोल गोल झोंपड़ों का एक सिलसिला था। इन झोंपड़ों की छतें बहुत नीची थी और ये सारे झोंपड़े लकड़ियों और घास फूस के बने हुए थे। कुल झोंपड़ों की तादाद किसी तरह भी 100 से ज्यादा नहीं थी। इसका मतलब यह था कि बस्ती चंद 100 नफूस से ज्यादा पर मुश्तमिल नहीं थी। मुझे इस बात पर हैरत हो रही थी कि औरतों के इस जलूस में कोई एक मर्द भी शामिल नहीं था, सिवाय उन चंद लड़कों के जिनकी उम्रें 10-12 साल से ज्यादा की नहीं थी। बस्ती के करीब पहुंचने पर कई झोंपड़ों से बाज मजीद उम्र रसीदा औरतें निकलकर सामने आईं। इनमें बूढ़ी कोई नहीं थी, लेकिन इनकी तादाद कम थी। ज्यादातर औरतें तो इसी जगह पहुंच गई थीं जहां मुझे शंबाला ने दरियाफ्त किया था और वहीं से जुलूस की शक्ल में मेरे साथ आई थी। मुझे इस बात पर एक बार फिर सख्त हैरत हुई कि इन झोपड़ियों में से कोई मर्द बरामद नहीं हुआ। आने वाली सब की सब औरतें ही औरतें थीं। क्या इस बस्ती में मर्द बिल्कुल नापैद हैं? मैंने दिल ही दिल में सोचा। जुलूस एक बड़े से झोंपड़े के आगे रुक आया। ये झोंपड़ा दूसरे झोंपड़ों से इस लिहाज से मुमताज था कि एक तो उसकी ऊंचाई ज्यादा थी, दूसरे इसका फैलाव भी दूसरे झोंपड़ों से ज्यादा था। जुलूस के झोंपड़े के दरवाजे पर रुक जाने के बाद दहल झोंपड़े के अंदर दाखिल हुई।
बाकी सारी औरतें वहां मेरे बाहर ही खड़ी रहीं। निराश अजीम है। किसी औरत ने नारा मस्ताना बुलंद किया और उसके साथ दूसरी औरतों ने नारा लगाया। नारे की आवाज दूर दूर तक गूंजी। थोड़ी देर के बाद दहल ने दोबारा दरवाजा खोला और उसके नमदे के पीछे से बरामद हुई, लेकिन इस बार वो तनहा नहीं थी। उसके पीछे एक अजीबो गरीब शय थी। ये एक नहायत बूढ़ी और स्याह फाम औरत थी, जिसका सर और भुवों के सारे बाल सफेद थे। हाथ पैरों में रेशा सा था, कमर झुकी हुई थी। वो एक लाठी के सहारे आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आ रही थी, लेकिन एक बात बहुत नुमाया थी और वो ये कि उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसकी आंखों की तरफ देखकर ऐसा मालूम होता था गोया वो शीशे की बनी हुई हूं। वो खूब चमक रही हूं। अब तक मैं जितनी औरतों को देख चुका था, इनमें यह वाहिद बूढ़ी औरत नजर आई थी। इसके अलावा कोई ज़ईफ औरत मुझे अब तक कहीं नजर नहीं आई थी और ना ही कोई मर्द नजर आया था। अजीबो गरीब बस्ती थी। बूढ़ी औरत को आता देखकर तमाम औरतों ने बैक आवाज नारा बुलंद किया, निराश अजीम है। और इसके बाद चारों तरफ मुकम्मल सन्नाटा छा गया। बूढ़ी औरत लाठी टेकती हुई आई और बड़े पुरवकार अंदाज में औरतों के मजमा के सामने खड़ी हो गई। मुझे इस बेहुदा मंजर से इस कदर कराहियत महसूस हुई कि मैंने अपनी नजरें झुका ली। इस बूढ़ी औरत की तरफ देखना मेरे लिए ज़हनी अजाब से कम नहीं था। शंतोला कबीले की औरत हो। अचानक बूढ़ी निराश की आवाज उभरी और मैं उसकी आवाज सुनकर हैरान रह गया। इसकी आवाज और उसके जिस्म में कोई तनासुब नहीं था। उसका जिस्म तो बिल्कुल जैसे मुर्दा था और इसमें बिल्कुल चांद नजर नहीं आ रही थी, लेकिन इसकी आवाज बड़ी करारी थी। ये किसी तरह भी एक बूढ़ी औरत की लरसी या कपकपाती हुई आवाज नहीं थी, बल्कि किसी सेहतमंद और भरपूर तवाना औरत की आवाज मालूम होती थी। तुमने देख लिया कि मेरी पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई। उसने दोबारा कहना शुरू किया, मैंने तुम्हें बता ही दिया था कि डम्बाला के ज़हूर का वक्त करीब आ रहा है। जैसा कि तुम सब जानती हो, डम्बाला हर 100 साल के बाद नमूदार होता है और एक लंबे अरसे बस्ती में कयाम करता है। इसका ज़हूर और बस्ती में इसका कयाम दोनों ही बस्ती में रहने वालों के लिए नेक फाल और अच्छा शगुन होते हैं। डम्बाला अपने साथ कई नेमतों, राहतों और खुशियों के खजाने लेकर आता है। इसके साथ साथ सारी बदरूहें खुद ब खुद भाग जाती हैं और बस्ती पाक और साफ हो जाती है। जब तक डम्बाला हमारे साथ रहेगा, उस वक्त तक बस्ती वालियों पर कोई मुसीबत, कोई आफत नाजिल नहीं होगी। डम्बाला समंदरी देवता है और बाकी सारे देवता इसके दोस्त हैं। डम्बाला के यहाँ होने के बाद सारे देवता हम पर मेहरबानी करेंगे। जब तक डम्बाला यहाँ है, उस वक्त तक कोई बैरूनी दुश्मन, कोई दूसरा कबीला हमें तकलीफ नहीं पहुंचा सकेगा। आज की रात जश्न की रात होगी। तुम सब पूरे एहतमाम के साथ डम्बाला का खैर मकदम करो और इस मौका पर एक बड़ी दावत का इंतजाम करो। और खबरदार, तुम में से कोई डम्बाला को नाराज करने की कोशिश न करे। डम्बाला को नाराज करने का मतलब तबाही को दावत देना है। अब तुम सब लोग जाओ, डम्बाला को नारों के पास ले जाओ। डम्बाला का कयाम नारों के झोपड़े ही के कमरे में होगा, क्योंकि इस कबीले की सरदार है। लेकिन डम्बाला के लिए इसके अहकामात की पाबंदी करना जरूरी नहीं है, बल्कि खुद नारों को डम्बाला के अहकामात की पैरवी करनी होगी। अगर डम्बाला नारों के झोपड़े में न रहना चाहे तो इसके लिए फिलफौर दूसरे झोपड़े का बंदोबस्त कर दिया जाए, या जब वो कोई अलग झोपड़ा चाहे इसे फौरन मुहैया कर दिया जाए। समंदरों के अजीम देवता डम्बाला, मैं तोरिश की सरजमीन पर तुम्हारा खैर मकदम करती हूँ। उस औरत ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, तुम हमारे मेहमान हो, हमारे लिए नेकी और सलामती के पैगाम बनकर आए हो। हम तुम्हारी राह में आंखें बिछाए हुए हैं। यहाँ की सारी औरतें तुम्हारे लिए हाजिर हैं।